मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है और आज हम अपने सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने ईयर 1800 से लेके 1857 तक की जो हिंदुस्तान की तारीख थी उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम अपने 1858 से लेके 1920 तक के जो इवेंट्स हैं, 1921 तक के इवेंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी हम ईयर बाय ईयर इवेंट्स को लेकर चलेंगे, फिर हम हर इवेंट को अलहदा से सेपरेट डिस्कस करेंगे विद डिटेल कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अभी पार्टिकुलरली जो कमीशन ने क्वेश्चन बार बार पूछे हैं इन ईयर्स में से, तो वो आपको पता होने चाहिए। ये अभी हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप है। फिर इसके बाद जब आपको हर इवेंट in डिटेल मिल जाएगा तो आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी तैयारी करने के लिए। हमेशा याद रखिएगा, मैं आपसे फिर भी कहता हूँ कि आपको इवेंट्स का पता होना ज़रूरी है, और जब आप एक इवेंट के अंदर 2 से 3 इवेंट्स को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा और तैयारी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले ईयर डिस्कस कर रहे हैं ईयर आज हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं ईयर 1858 को। इसमें से देखेंगे कि कौन से जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं कमीशन के अंदर पूछे गए हैं ईयर 1858। अच्छा जी, इस हवाले से 1858 को याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1858 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को। ये 2 अगस्त को पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में और नवंबर के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। इसके अंदर देखिए, हमने इसको क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। वो क्या इम्पैक्ट हुआ था कि इस एक्ट के अंदर ही सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ओहदा इंट्रोड्यूस कराया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता था? हम सब ने सुना है कि इंडिया के अंदर वॉइसराय होता था। सबको पता है वॉइसराय जो होता है था वो इंडिया के अफेयर्स का बड़ा होता था। लेकिन वो जो वॉइसराय होता था वो किसको जवाबदेह होता था? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जवाबदेह होता था। और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे हमारे जी? लॉर्ड स्टेनले। और जो हमारे पहले वॉइसराय थे वो थे हमारे जी लॉर्ड कैनिंग। और जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर, जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे पहले गवर्नर जनरल थे। बेंटिक गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल 1828 में आए थे पूरे यूनाइटेड इंडिया के। और वॉइसराय थे कैनिंग साहब जो थे हमारे, वो थे जी हमारे पहले कैनिंग वॉइसराय थे पहले। ये आए थे 1857 में, ये 1828 में आए थे और ये 1858 के एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आए थे। लॉर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड स्टेनले। अच्छा जी, हमने पढ़ा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया सबसे पहले। फिर हम देखेंगे इसके अंदर और क्या अहम हुआ। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो इतने अरसे से रूल कर रही थी इंडिया को ये बहुत अरसे से रूल कर रही थी। अब जो पहले गवर्नर जनरल थे वो भी इन्होंने अपॉइंट किए थे। फिर इसके यानी कि जो पूरा ब्रिटिश इंडिया था वो इन्हीं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था। लेकिन जैसे ही 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि ये जो रिवोल्ट हुआ है ये आपकी पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है, और ये जो लोगों ने एग्रेशन शो किया है ये सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी की वजह से। कहा किसने कहा? ब्रिटिश ने कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब आपका दौर जो है वो मजीद नहीं चलेगा, इसलिए अब आप जाएं अपने घर। तो 2 बातें हमने पढ़ी ईयर 1858 से। कौन सा? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, इसको क्वींस प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया। अच्छा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हवाले से एक अहम बात ये है कि ये कहाँ पे रहता था? ब्रिटिश में ही रहता था, यूरोप के अंदर ही रहता था। और इसकी जो सैलरी है वो इंडियन फंड से जाती थी। उसके बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको एबॉलिश किया गया। उसके बाद क्वीन ने क्वीन ने अपने प्रोक्लेमेशन में कहा कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजाओं से जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाएगा, और अब जो इंडियंस हैं उन्हें अपॉइंट किया जाएगा जो भी फैसला करने वाली मजलिस शूरा, जितनी भी मजलिस शूरा हैं इंडिया के अंदर, तो उनमें इंडियंस को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। तो ये था जी हमारा ईयर 1858 यहाँ तक कंप्लीट हुआ। 2 चीज़ें पढ़ी हमने। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया, कौन से पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? लॉर्ड स्टेनले। ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा। अब हम पढ़ने वाले हैं ईयर 1859 को। यहाँ पे 1859 में सबसे पहले क्या हुआ जी? इंडिगो रिवोल्ट हुई। ये वो है जो आपको कोई भी पढ़ाने वाला या कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, टीचर, क्योंकि इंडिगो रिवोल्ट जो है बहुत ही कम पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिगो रिवोल्ट कब हुई, कहाँ हुई। तो इंडिगो रिवोल्ट थी, इंडिगो एक प्लांट था, उसकी कल्टीवेशन के ऊपर जो ब्रिटिश थे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहती थी कि यहाँ पे जो आप इंडिगो उगाएं, इंडिगो नील को कहते हैं,
तो वो सॉइल को भी नुकसान देता था और फार्मर्स को भी इतना प्रॉफिट नहीं देता था। तो इस वजह से ये रिवोल्ट किया था। कहाँ पे हुआ था ये रिवोल्ट? बंगाल में। कब हुआ? 1859 में, 1859 के अंदर। कहाँ पे हुआ? बंगाल में। किसने शुरू किया था जी? ये शुरू किया था बिस्वास ब्रदर्स ने। बिस्वास ब्रदर्स, इन्होंने शुरू किया था। बिस्वास ब्रदर्स, इन्होंने शुरू किया। कहाँ पे हुआ? बंगाल में। कब हुआ? 1859 के अंदर। इंडिगो रिवोल्ट से कहा जाता है। अब इसके साथ, इसके अलावा और क्या हुआ? इसके अलावा जो हमारे सर सैयद हैं वो भी साथ साथ काम कर रहे हैं। अब रिवोल्ट तो हो चुका है, अब ब्रिटिश जो हैं वो मुसलमानों और हिंदुओं के ऊपर सख्त तपे हुए हैं। तो सर सैयद कोशिश करते हैं कि जो ब्रिटिश है और जो मुसलमान हैं, उनकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और मुसलमानों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, रिलेशन, उनको थोड़ा सा ना, उनके दरमियान जो तलखी है उसे कम किया जाए। इसलिए वो क्या करते हैं, 1859 के अंदर वो लिखते हैं रसाला असबाब बगावत हिंद। कब? 1859 में ये पब्लिश होता है। इसमें सर सैयद कहते हैं कि ये जो रिवोल्ट हुआ है इसके कर्ता धर्ता आप लोग ही, आप लोगों की पॉलिसीज ने ही मजबूर किया लोगों को रिवोल्ट करने के ऊपर, वरना वो कभी रिवोल्ट ना करते। तो 1859 के अंदर साला असबाब बगावत हिंद भी आ गया। और ईयर 1859 के अंदर ही सर सैयद ने अपना पहला स्कूल इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? मुरादाबाद के अंदर। मुरादाबाद स्कूल, इसे पर्शियन स्कूल भी कहा जाता है। मुरादाबाद स्कूल, पर्शियन स्कूल कह लें मुरादाबाद। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि ईयर, सबसे पहले ईयर 1858 को डिस्कस किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ओहदा मुतारिफ कराया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश किया गया। यही चीज़ें याद करने के लिए हैं। और उसके बाद हमने देखा ईयर 1859 के अंदर इंडिगो रिवोल्ट हुआ। कहाँ पे? बंगाल के अंदर। किसने किया? बिस्वास ब्रदर्स ने किया। फिर सर सैयद ने रसाला असबाब बगावत हिंद लिखा। किस लिए लिखा? मुसलमानों और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान जो तलखी है उसे कम करने के लिए। फिर एजुकेशनल मूवमेंट जो है सर सैयद की शुरू हुई। मुरादाबाद मदरसा कायम हुआ। मुरादाबाद स्कूल है, मदरसा कह लें। कब कायम हुआ? 1859 के अंदर। तो देखिए, हमने एक ही ईयर के अंदर जब 3 इवेंट्स पढ़ लिए, हो सकता है आपको इंडिगो रिवोल्ट ना याद हो, लेकिन आपको ये याद हो गया होगा या ये याद हो गया होगा। इतना भी एनफ है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में से कोई 1-2 इवेंट्स भी याद हो जाते हैं तो वो आपके आगे पेपर के अंदर, 1 पेपर के अंदर काम आने हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा 1861 के अंदर। कि अब हम देखते हैं कि 1860 के अंदर कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है कमीशन के हवाले से, क्योंकि हम जनरल पेपर दे रहे हैं तो हमने जनरल इवेंट्स जो हुए हैं वो डिस्कस करने हैं। अब हम चलते हैं सीधा 1861 के अंदर। और 1861 के अंदर जो हुआ है वो आपका आया है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है, ईयर 1861। अच्छा जी, 1861 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1861। अच्छा, अब इस एक्ट के अंदर क्या हुआ कि इस एक्ट के अंदर सबसे पहले जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कयाम किया गया। अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? इसने आगे जाके इंडिया के लिए फैसले लेने हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कयाम कब हुआ? 1861 के अंदर। किस एक्ट के तहत? 1861 के तहत। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक बात याद रखिएगा, जब से ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने अपनी डोमिनेंसी शुरू की, तब से वो एक्ट ला रहे थे। लेकिन हमने गिने चुने एक्ट्स पढ़े। हमने 1813 का एक्ट देखा, फिर हमने देखा 1858 का एक्ट, और अब हम 1861 का एक्ट देख रहे हैं। फिर इसके बाद 1892 का एक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर इतने एक्ट्स, हम वो एक्ट्स देख रहे हैं जिन्होंने इम्पैक्ट डाला पूरे इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो जिसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा होता है, पूरा बहुत डाइवर्स होता है, पूरे इंडिया को इफेक्ट कर रहा होता है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा इवेंट का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। वरना दरमियान के इवेंट्स हमारे लिए इतने ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना इम्पैक्ट नहीं डाला। तो जो इम्पैक्टफुल इवेंट्स हैं वो आपने लाजमी याद करने हैं जनरल पेपर के लिए। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कयाम आ गया। मैं लिख देता हूँ, ILC लिख देता हूँ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ILC। इसके बाद और क्या हुआ जी? इसके बाद एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर्स की तादाद रखी गई थी 6 से 12। 6 से 12 एग्जेक्टिव काउंसिल जो एग्जेक्टिव के फैसले करती थी। और इसमें फर्स्ट टाइम इंडियन को अपॉइंट किया गया, लेकिन वो सिर्फ तमाशाई के तौर पर, वो ना कोई फैसला दे सकते थे ना रद्द-ए-अमल जाहिर कर सकते थे। फर्स्ट टाइम 1861 के एक्ट के तहत इंडियंस को अलाउ किया गया एग्जेक्टिव काउंसिल में मेंबरशिप के लिए। इसके अलावा फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज किया गया।
फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज किया गया कि सूबों को कहा गया कि आप रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, फाइनेंस डिसेंट्रलाइज्ड। ये हम काफ़ी डिटेल में चले गए हैं, इतना पूछता नहीं है वो, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 1861 के अंदर क्या हुआ। इसके बाद 1861 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो आया। इसके बाद विक्टोरिया स्कूल या गाजीपुर स्कूल आप कह सकते हैं, गाजीपुर स्कूल कायम किया गया। इसमें 1861 के अंदर यही दो इवेंट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कायम किया गया, फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज किया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कायम, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स की तादाद बढ़ी, फिर इसमें इंडियन मेंबर्स को अपॉइंट किया गया। और अब सर सैयद की एजुकेशनल मूवमेंट हम साथ साथ पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम इसलिए ये एक ही ईयर के अंदर ईयर बाई ईयर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें एक ही ईयर के इवेंट्स याद हो जाएं अच्छी तरह से कि कब बनाया गया। अगर हम इसको सर सैयद को पढ़ना शुरू कर दें तो मैं लेक्चर पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि कब वो पैदा हुए, फिर उनके वालिद साहब का नाम क्या था, कब उन्होंने पहली नौकरी शुरू की, जब जंग हुई तो उस वक्त क्या कर रहे थे, उस वक्त वो जज थे बिजनौर के अंदर, फिर उसके बाद कब क्या क्या कर रहे थे, लेकिन वो याद नहीं होगा इस तरह से। लेकिन जब आप ईयर बाई ईयर इवेंट्स को अपने पास लिख लेंगे तो 1 पेज से 1.5 पेज बनेगा आपका, उसमें आपके पास इवेंट्स लिखे होंगे। तो वन पेपर से पहले आप हर इवेंट को डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते। आपने करना क्या होता है, आपने इवेंट्स को सिर्फ जहन में लाना होता है और सरसरी तौर पर पढ़ना होता है, तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है और वो ज़्यादा जल्दी याद भी हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी आप उनकी रिवीजन भी कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आपकी रिवीजन होगी, उतना ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो 1861 के अंदर यही दो चीज़ें थी। फिर ईयर 1862 आ जाता है। ईयर 1862 के हवाले से ये है कि पहली बार इंडियन पिनल कोड इंट्रोड्यूस कराया गया, आईपीसी 1862 के अंदर रखा गया। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 पनिशमेंट्स रखी गई, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद करनी है, 5 पनिशमेंट्स इसमें रखी गई। आईपीसी आया, इंडियन पिनल कोड, 5 पनिशमेंट्स इसमें रखी गई 1862 के अंदर। 1863 के अंदर फिर साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम हुआ। फिर सर सैयद की एजुकेशन, अब जो है हम 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी और वो जो बाकी सारी चीज़ें अलीगढ़ वगैरह वो हम फिर अब हमने जो पढ़ना है वो सर सैयद में पढ़ेंगे। अब हम सीधा आ जाते हैं 1867 के ऊपर। उर्दू जो है, उर्दू का ओरिजिन हमेशा हिंदुस्तान ही रहा है। पहले मुग़लों ने इसकी तरवीज के लिए काम किया, फिर बाद में हिंदुस्तान के अंदर ये फूली फली बढ़ी। अब हिंदू जो थे वो हमेशा से मुसलमानों से जेलस थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने देवनागरी स्क्रिप्ट जो है हिंदी का, उसके लिए तहरीकें शुरू कर दी, उसको राइज कराने के लिए। देवनागरी स्क्रिप्ट ये जो अब आप लिखते हैं ना, जो अब मौजूदा हिंदी आप देखते हैं तकरीबन वही है देवनागरी स्क्रिप्ट। तो उसकी तरवीज के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया, उसके लिए मूवमेंट शुरू की। तो अब 1867 के अंदर एक तनाज़ा पैदा हुआ जिसमें हिंदूज ने कहा कि जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। और मुसलमान तो पहले से ही उर्दू के लिए थे, मुसलमान तो हिंदी को अच्छा नहीं समझते थे, जो भी था। तो 1867 के अंदर हुआ, ईयर 1867 में 1867 सबको पता है, उर्दू हिंदी तनाज़ा, इसी के ऊपर सर सैयद ने कहा था कि जहां मुसलमानों की लैंग्वेज तक महफूज नहीं है वहाँ मुसलमान कैसे महफूज हो सकते हैं। जहाँ एक कौम की एक ज़बान तक महफूज नहीं है तो वहाँ मुसलमान एक कौम कैसे महफूज हो सकती है। इसी वजह से सर सैयद ने सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश के अंदर अब उन्होंने 2 नेशन थ्योरी के ऊपर काम करना शुरू किया, सोचना शुरू किया। इससे पहले वो भी यूनाइटेड इंडिया के ख्वाब देखते थे और यूनाइटेड इंडिया को ही प्रमोट करते थे। जितने भी आप इंडिया के अंदर लीडर्स देखेंगे वो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम यूनाइटी के ऊपर आपको जोर देते हुए नजर आएंगे, यूनाइटेड इंडिया के लिए प्रोग्रेस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर हिंदूज के कारनामों की वजह से उन्होंने अलग वतन के नज़रिए पे या सेपरेट नेशन सेपरेट स्टेट के नज़रिए पे काम करना शुरू किया और 2 नेशन थ्योरी को प्रमोट किया। तो अब 1862 के अंदर याद रखिएगा 2 नेशन थ्योरी आई थी। 1862 के अंदर 2 नेशन थ्योरी आई। 1868 के अंदर 2 नेशन थ्योरी सर सैयद ने कहा कि जो हिंदुस्तान है यहाँ मुख्तलिफ नस्ल रंग के और तहजीबों के लोग आबाद हैं यहाँ, और यहाँ पे 2 बड़ी कौमें हिंदूज और मुसलमान
दो अलग-अलग कौमें, इनका रंग, नस्ल, तहज़ीब व तमद्दुन, कल्चर, हर चीज़ अलग है। ये कभी आपस में एक साथ नहीं रह सकते, जुड़कर नहीं रह सकते। तो टू नेशन थ्योरी बाइस बनी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के मोर्ज़ वजूद जो आया है वो इसी टू नेशन थ्योरी की बेस पे आया था। आइडियोलॉजी इस्लामिक आइडियोलॉजी थी और बेस ही टू नेशन थी कि भाई हम अलग कौम हैं, हमारा नज़रिया, सोचने का अंदाज़, मज़हब, कल्चर, हर चीज़ अलहदा है और हम हिंदुओं के साथ अलहदा, हिंदूज़ के साथ नहीं रह सकते क्योंकि हमें हमारी मजहबी आज़ादी छीनने का ख़तरा है। क्योंकि अगर हिंदू गालिब आ गए तो वो फिर हमें उस तरह से आज़ाद नहीं रहने देंगे, अपनी मजहबी आज़ादी प्रमोट नहीं करने देंगे। तो 1862 के अंदर टू नेशन थ्योरी थी। लेकिन 1867 के उर्दू हिंदू तनाज़े के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि 1810 के अंदर पहला हिंदी नावल आया, कौन सा? प्रेम सागर, 1810 में। फिर 1837 के अंदर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, सरकारी ज़बान का दर्जा दे दिया गया। तो इस वजह से हिंदूज जो थे वो जेलस थे इस चीज़ के लिए। अब 1871 में हुआ ये कि हिंदूज गए और जो गवर्नर थे अपना बंगाल के, उससे मिले कॉलन कैंपबेल कोई से कैंपबेल से 1871 में, और उन्होंने बात की कैंपबेल से, और कैंपबेल ने क्या किया, बैन कर दी, उर्दू को बैन कर दिया। कहाँ पे? बंगाल में। फिर इसी तरह से वो यूपी के गवर्नर से मिले। यूपी के गवर्नर से कब मिले? वो 1882 के अंदर, सॉरी वो 1900 में मिले थे। किससे? यूपी के गवर्नर से। यूपी के गवर्नर से, और उसने भी उर्दू को बैन कर दिया। हालांकि ये जो यूपी था ये गढ़ था, उर्दू का गढ़ समझा जाता था। इसी तरह से फिर उन्होंने हंटर कमीशन से भी बात की थी कि उर्दू को खात्मे के लिए कि भाई जो हमारी हिंदी है उसे प्रमोट किया जाए, उर्दू को ज़्यादा प्रमोट ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के अंदर। मुसलमानों ने फिर तहरीकें शुरू की, उर्दू डिफेंस एसोसिएशन और तहरीक अदब उर्दू। नवाब मोहसिन मुल्क उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अब कौन थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? नवाब मोहसिन मुल्क। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि अब हम सीधा आ जाते हैं। अच्छा जी, हमने 1868 तक डिस्कस कर लिया था टू नेशन थ्योरी को। अब हम 1869 को डिस्कस कर रहे हैं, ईयर 1869 को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए और हमारे एग्जाम के अंदर पूछा भी नहीं जाता 1859 को। लेकिन एक पर्सनैलिटी पैदा हुई थी जिन्होंने जाके बर सगीर की तकदीर बदल दी। वो थे जी मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी कब पैदा हो रहे हैं जी? 1869 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन क्योंकि ईयर बाय ईयर हम पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको सोचा कि आपको बता दूं। 1869 के अंदर एम की मोहनदास करमचंद गांधी जी की पैदाइश है। और 1870 के अंदर जो हमारे सर सैयद हैं उन्होंने अपनी इल्मी मूवमेंट जो है, एजुकेशनल मूवमेंट जारी रखी। और 1870 के अंदर उन्होंने एक पब्लिश की बुक रसाला तहजीब उल अखलाक उन्होंने पब्लिश किया। कब? 1870 के अंदर। अब 1800 हमने 70 भी पढ़ लिया, 70 तक आ गए। अब हम आ रहे हैं सीधा 1876 के ऊपर। 1876 के अंदर अगर आपको याद है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको कुछ याद है? सॉरी, थोड़ा सा वो मेरी प्रॉब्लम हो गई है, सब्जियों की वजह से तो हो जाता है। अच्छा, 1876 के अंदर एक पर्सनैलिटी पैदा हुई थी जिन्होंने ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान की तारीख भी बदल के रख दी, जिन्होंने अंग्रेज़ों को नाको चने चबवाए। वो थे जी हमारे प्यारे मोहम्मद अली जना साहब, कायद आज़म मोहम्मद अली जना साहब। पैदा हुए थे 25 दिसंबर 1876। और आज उनके शाहीनों को उनकी बर्थ भी, उनका बर्थ ईयर भी याद नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1876 कि 1877 है। अच्छा, 1877, एक साल बाद 9 नवंबर 1877 को पैदा होते हैं कौन? हमारे इकबाल। इकबाल साहब पैदा होते हैं जी। अच्छा, अच्छा, ये हमारे अल्लामा इकबाल पैदा होते हैं। उसके बाद 1877 में ही पहली मरदमशुमारी, ये मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट सेंसस बड़े सगीर के अंदर पहली जो मरदमशुमारी हुई थी 1877 में हुई थी, लॉर्ड मायो के दौर में। और यहीं पे 1877 में ही क्वीन दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें क्वीन को इम्प्रेस ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। दिल्ली दरबार और क्वीन को इम्प्रेस ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। तो 1870 में तहजीबुल अखलाक आया। 76 में 25 दिसंबर 1876 को जिन्ना साहब पैदा हुए। और 70 में अल्लामा इकबाल साहब पैदा हुए।
फर्स्ट सेंसस भी हुआ और क्वींस को इम्प्रेस ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया गया, मतलब दिल्ली दरबार के अंदर ही। तो पहला दिल्ली दरबार भी हुआ 1870 के अंदर। टोटल दिल्ली दरबार 3 है, 1870, 1901 है या 1903 है, मुझे अब सही याद नहीं आ रहा, लेकिन 1911 में फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल उन्होंने कैंसिल की थी। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमारा 1870 तक भी हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 1892 के अंदर 1892 के अंदर एक एक्ट आया, वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना ख़ास, क्योंकि हम जनरल पेपर पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कोई इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अब सीधा 1893 के ऊपर आ रहा हूँ। 1893 के अंदर क्या हुआ, हम सबकी मशहूर ज़माना फेवरेट क्वेश्चन पीपीएससी का, ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन कब खींची गई जी? ड्यूरेंट लाइन इज़ अ बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान और 1893 के अंदर ये हुआ था, ये बॉर्डर बना था 1893 के अंदर। अच्छा, 1898 के अंदर फिर सीधा हम 1898 को डिस्कस करते हैं। 1898 के अंदर क्या हुआ कि एक मशहूर पर्सनैलिटी जिन्होंने इतनी एजुकेशनल मूवमेंट अपनी जारी की, टू नेशन थ्योरी दी हमें, अलीगढ़ सोसाइटी, सॉरी साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ कॉलेज, अलीगढ़ मदरसा, सॉरी मैं बताना भूल गया। 1875 के अंदर अलीगढ़ स्कूल और 1870 के अंदर अलीगढ़ कॉलेज भी बनाया था सर सैयद ने, फिर जो कि 1920 में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। अच्छा, अब 1898 के अंदर सर सैयद साहब वफात पा गए। अच्छा, अब मैं शुरू करता हूँ कि जहाँ से हम चले थे 1898 तक। अब हम 1901 से जो हमारी हिस्ट्री है ऑनवर्ड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक इवेंट से ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत ही क्रूशल है, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक इंटरव्यू के लिए आपको 1900 से आगे की हिस्ट्री आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। ये इवेंट्स भी पता होने चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के हवाले, ये वन पेपर के हवाले से ये भी इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ अपनी इंपॉर्टेंस होती है, हर चीज़ का अपना अपना दायरा कार है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। हमने पढ़ा 1858 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हुआ और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? लॉर्ड स्टेनले। पहले वाइसराय 1857 में आए कौन? लॉर्ड कैनिंग। और 1828 में आए थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने आके सोशल लेजिस्लेशंस की थी, सती को बैन किया था। अच्छा, फिर 1858 के एक्ट के अंदर ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई। उसके बाद वो क्वींस प्रोक्लेमेशन आया था, वो जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो नवंबर में इंप्लीमेंट हुआ था। फिर 1859 के अंदर इंडिगो रिवोल्ट हुआ। उसके बाद असबाब बगावत हिंद रिसाला आया और हमने मुरादाबाद स्कूल कायम हुआ था। फिर 1861 को देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कायम हुई। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ जी, गाजीपुर स्कूल कायम हुआ, विक्टोरिया स्कूल। उसके बाद क्या हुआ था 1861 के अंदर, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के अंदर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, फाइनेंस डिसेंट्रलाइज हुआ, पहली बार इंडियन मेंबर्स को अपॉइंट किया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 6 से 12 उसकी तादाद रखी गई। अब फिर हमने 1862 को देखा, इंडियन पेनल कोड आया जिसमें 5 पनिशमेंट्स थी। फिर हमने देखा कि 1863 के अंदर साइंटिफिक सोसाइटी कायम हुई। फिर उसके बाद हम सीधा 1867 पे आ गए, जहाँ पे उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ। 1868 में देखा टू नेशन थ्योरी आई, और टू नेशन थ्योरी के बाद हमने देखा कि 1870 के अंदर रिसाला तहज़ीबुल अखलाक हमने डिस्कस किया। फिर 1875 में हमने देखा कि अलीगढ़ स्कूल, और 1870 के अंदर अलीगढ़ कॉलेज, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया कॉलेज के अंदर, और 1920 में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। फिर हमने देखा कि 1876 के अंदर अल्लामा इकबाल साहब, कायद आज़म साहब पैदा हुए। फिर 70 के अंदर अल्लामा इकबाल साहब पैदा हुए। 1869 में वो मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए थे। 70 के अंदर रसाला तहज़ीबुल अखलाक आया था। फिर ये चीज़ें, और 1893 के अंदर ड्यूरेंट लाइन खींची गई। ड्यूरेंट लाइन 1893 के अंदर, 1898 के अंदर सर सैयद की जो है डेथ हो गई। अब हम सीधा आ रहे हैं 1901 के ऊपर।